तो आप सभी का स्वागत है एनसीईटी 2024 के पीआईक्यू डिस्कशन में। आज हम केमिस्ट्री का पीआईक्यू डिस्कशन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम प्रिंस कुमार है और मैं आईटी रोपर से बीएससी बीएड कर रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, सेमीकंडक्टर आर सॉलिड विथ कंडक्टिविटी इन द इंटरमीडिएट रेंज फ्रॉम 10 टू द पावर -6 टू 10 टू द पावर 4 ओम इनवर्स। तो बात करें हम कंडक्टिविटी रेंज की, तो कंडक्टर की बात करें तो इसकी कंडक्टिविटी रेंज क्या होती है, 10 टू द पावर 4 टू 10 टू द पावर 7 ओम इनवर्स ये होती है। ठीक है, उसी की बात करें अगर इंसुलेटर, इसकी कंडक्टिविटी रेंज होती है आपकी 10 टू द पावर -10 से लेकर आपकी होती है 10 टू द पावर -6 ओम इनवर्स की। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वाले स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि इंटरमीडिएट रेंज होती है। ठीक है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 टू द पावर -6 टू लेकर 10 टू द पावर 4 के बीच में ये होती है। तो ये आपका स्टेटमेंट 1 है, जो ये आपका स्टेटमेंट 1 सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू पार्शियल फील्ड वैलेंस बोंड। ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि ये तो स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बॉन्ड एंड कंडक्टिव बॉन्ड के बीच में होती है, उसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। तो चलिए हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट, ये आपका गलत है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, ये भी आपका गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, ये आपका सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल टू बी स्पॉन्टेनियस द ई सेल शुड बी। आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दे रखा है, तो उसको स्पॉन्टेनियस होने के लिए ई सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो जैसे आपको एक रिलेशन पता होगा, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी इक्वल टू माइनस माइनस ऑफ एन एफ ई होता है। ठीक है, ये हो गया आपका डेल्टा जी का वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पॉन्टेनियस होने के लिए, कोई भी ई सेल को स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो डेल्टा जी की वैल्यू होनी चाहिए वो आपकी निगेटिव आनी चाहिए। ठीक है, ये निगेटिव कब आएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले से ही एक निगेटिव साइन दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो निगेटिव आने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू, आपका ये जो ई की वैल्यू है इसको आपको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। बस यही आपको पूछ रहा होगा कि ई सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए स्पॉन्टेनियस होने के लिए, तो वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। यहाँ पे आपको दे रखा है एसिड और उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को आपको मैच करना है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि क्लोरस एसिड है, इसका हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं HClO। क्लोरिक एसिड की बात करें तो इसे हम लिखते हैं HClO3। ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड किसे लिखते हैं, HClO। पर क्लोरिक एसिड कैसे लिखते हैं, HClO4। जैसा कि हम इसका लिख रखा है, अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें इसे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। फर्स्ट की बात करें HClO2 की, तो इसके लिए क्या होगा, जैसा कि आपको पता होगा H का +1 होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 होता है। तो ऐसे ही हम इक्वेशन लिखेंगे, तो +1, हम कोलिन का फाइंड कर रहे हैं तो उसे हम x मान लेंगे, +x। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है, -2 इंटू 2 इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। ठीक है, ये आगा क्लोरस एसिड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, a का 3, तो ये आपका a का 3 मतलब ये आपका a का हो गया। ठीक है, अब चलिए हम किसका निकालते हैं, अब हम निकालते हैं आपका HClO3 की। यहाँ पे हम निकालते हैं HClO3, तो इसका क्या होगा, पहले +1 प्लस एक्स। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना बता रखा था मैंने, -2 इंटू 3 इक्वल टू 0। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपका x की वैल्यू आ जाएगी +5। तो आपका क्लोरिक एसिड का ऑक्सीडेशन एसिड कितना निकल गया, +5, तो ये आपका हो गया बी का। ठीक है, ऐसे ही हम फाइंड करेंगे हाइपोक्लोरस एसिड जो है हमारा HClO। ठीक है, तो इसके लिए फिर से +1 प्लस एक्स और ऑक्सीजन एक ही है, यहाँ पे -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू आप फाइंड करेंगे 2 - 1 इक्वल टू 1, मतलब कि हाइपोक्लोरस एसिड का कितना है आपका, आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये आपका हो गया ऑप्शन सी का। ठीक है, अब ऐसे ही आप पर क्लोरिक एसिड का निकालिएगा,
परक्लोरिक एसिड का निकलेगा तो वो आपका आएगा +7। तो चलिए हम मैच करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है जो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रोडक्ट सी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एसिटिक एसिड दे रखी है, ठीक है। ये आपको अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है और उसके बाद से ए बन रहा है, फिर हीट दे रहे हैं बी बन रहा है, फिर उसके बाद से लिथियम हाइड्राइड के साथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो सी बन रहा है। तो हमें सी बताना है कि क्या होगा। जब CH3COOH एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ अमोनिया अपॉन हीटिंग फ्रॉम अमाइड तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा CH3CONH2, ये आपका बी बन जाएगा, ठीक है। जब CH3CONH2 रिड्यूस होगा यूजिंग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड विथ प्रेजेंस ऑफ H2O तो ये रिएक्शन कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, ये आपका जो ऑप्शन सी है वो आपको कुछ ऐसा बनेगा CH3CH2 और NH2। जैसा कि आप इसे देखेंगे तो ये आपको ऑप्शन नंबर 2 में मिलेगा, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, फ्रेशली प्रिपेयर प्रिसिपिटेट कैन बी कन्वर्टेड टू कोलाइडल सॉल्यूशन बाय। ये आपका एक रिमेंबर गुड क्वेश्चन है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो आपका इसका आंसर हो जाएगा पेप्टाइजेशन, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, Kt इज इक्वल टू Ln R डिवाइडेड बाई R इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर डैश ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे आपको इस इक्वेशन रेट लॉ इक्वेशन को देख कर बताना है कि ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड या जीरो। जैसा कि आपको देखकर ही पता चल गया होगा कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड कंटेन पेरोक्साइड लिंकेज। तो यहाँ पे आपको पता करना है कि कौन से में पेरोक्साइड लिंकेज होता है। तो पेरोक्साइड लिंकेज किसे बोलते हैं, जिस भी स्ट्रक्चर में आपको ओ ऑक्सीजन विथ ऑक्सीजन आपको ये सिंगल लिंकेज अगर आपको दिख जाए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का आपको सिंगल बॉन्ड अगर दिख जाएगा जिस भी स्ट्रक्चर में तो वो आपका पेरोक्साइड लिंकेज उसमें होगा। तो चलिए हम एक एक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि किसमें है। तो अगर हम H2S2O7 का हम अगर स्ट्रक्चर बनाए तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, पहले हम सल्फर सल्फर लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, दो ऑक्सीजन हो गया। उसके बाद से हम एक ऑक्सीजन इधर लगाते हैं, फिर एक ऑक्सीजन यहाँ, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन। अब हमारे पास H दो तो है तो एक H यहाँ पे लगा देंगे और एक H यहाँ पे लगा देंगे। जैसे कि देख सकते हैं हमारा जो भी स्ट्रक्चर था वो हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसमें कोई भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन का आपका सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो ये आपको नहीं दिख रहा है ऐसा कोई। तो ये आपका पेरोक्साइड लिंकेज इसमें आपका नहीं होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट बनाते हैं जो है हमारा H2S2, हमारा नेक्स्ट है H2S2O8। इसमें हम पहले चेक करेंगे कि इसमें है या नहीं। तो पहले हम दो टू सल्फर बनाते हैं, सल्फर सल्फर। उसके बाद से ऑक्सीजन हमारे पास 8 है, दो, एक, दो, तीन, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे बनाते हैं 4, ये हो गई 5 और ये भी 6, ठीक है। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, तो एक यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया और एक हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे। अब हमारे पास दो ऑक्सीजन बच चुका है तो अब हम कहाँ पे लगाएंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएगा, फिर एक ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन की आपकी सिंगल बॉन्ड दिख रही है, ठीक है। तो ये आपका इसमें पेरोक्साइड लिंकेज है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। यहाँ पे क्या बताना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय। इसमें से आपको बताना है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसमें शो नहीं होता है। तो किसमें शो नहीं होगा, जिसका अगर सिमेट्री अगर आ गई तो उसमें आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। तो सबको आपको पहले डायग्राम बना के दिखना है। तो चलिए हम फर्स्ट का पहले डायग्राम बना के देखते हैं। हमारा दे रखा है CO E3N, तो कैसे बनेंगे हम, जैसे कि हम पहले कोबाल्ट को रख दिया सेंटर में, उसके बाद से आपको इथाइलिन को बताना है। तो ये कुछ इसका ऐसा होगा EN, ये बाइडेंटेन लिगेंड है ऐसा, फिर EN 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 और EN, कुछ आपको ऐसा बनेगा। और इसमें +3 चार्ज है तो इसको +3 चार्ज को ऐसे डिनोट कर देंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें आपको सिमेट्री नहीं दिख रही, तो इसमें नो सिमेट्री है, नो सिमेट्री, इसको आप कैसे भी काट नहीं सकते, तो ये आपको ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे हम बात करें 6PtCl2En2, इसका हम डायग्राम बनाए तो इसका कैसे बनेगा, पहले हम प्लेटिनम को यहाँ पे बीच में डालते हैं, ठीक है। उसके बाद से हमें Cl2 बनाना है, एक Cl को हम एबव द प्लेन करते हैं, एक Cl यहाँ पे करते हैं, फिर इथाइलिन डाइमीन यहाँ पे, फिर एक और इथाइलिन डाइमीन है, उसको कुछ हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है।
जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें भी आपको नो कोई कहीं से भी आपको सिमेट्री नहीं दिख रही, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर जो है ट्रांस। तो ट्रांस कैसे बनेगा? फर्स्ट हम पीटी को लिख देते हैं सेंटर में, पीटी को हम लिखेंगे सेंटर में, पीटी हो गया आपका सेंटर में। उसके बाद से सी एल एबोव कर देते हैं प्लेन, सी एल बिलो प्लेन करते हैं। और हमारे पास दो ई एन है, एक ई एन ये हो गया, एक ई एन आपका यहाँ पे ऐसे हो गया, ठीक है। अब हम इसमें क्या देखेंगे, ये कुछ ऐसा है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपको सिमेट्री दिख रही है, यहाँ पे आपको सिमेट्री दिख रही है, तो ये इसमें आपको ऑप्टिकल एसोसिएशन नॉट शो होगा, मतलब सही शो नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट आउट ऑफ द फ्लोइंग। यहाँ से आपको क्या फाइंड करना है, हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट फाइंड करना है, कौन सा है। तो इसके हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट किसमें फाइंड किया जाता है, जिसमें डिफरेंट फेज होता है, मतलब कि अलग अलग फेज में जिसमें रिएक्शन हो रहा हो, उसमें आपको हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट पाया जाता है। जैसे कि एक सॉलिड होगा, एक लिक्विड होगा, एक गैस होगा, ऐसी बात है। तो चलिए हम देखते हैं, फर्स्ट नंबर है हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग निकल, ठीक है। तो यहाँ पे निकल क्या है आपका, निकल की बात करें, ये हो गया आपका निकल, तो ये आपका तो सॉलिड है, ठीक है। और उसके बाद से बात करें हम वेजिटेबल ऑयल, यहाँ पे आपको दिख रहा है वेजिटेबल ऑयल, ये आपको क्या है, ये आपका लिक्विड है, ठीक है। तो ये आपका दोनों अलग अलग फेज है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें, हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट यूजिंग H प्लस आयन, ठीक है। तो H प्लस आयन क्या है, ये आपका डिजोल्व होगा तभी तो H प्लस आयन आएगा, तो ये आपका लिक्विड फेज में है, लिक्विड फेज है, ठीक है। उसके बाद से बात करें मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट ये भी आपका लिक्विड ही है, तो आप देख रहे हैं दोनों फेज आपका सेम ही हो जा रहा है, तो ये आपका नहीं होगा। चलिए हम थर्ड की बात करें, हाइबर प्रोसेस। हाइबर प्रोसेस में क्या होता है, फेरस रिएक्ट करता है किससे, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से। तो फेरस क्या है इसमें, आपको हाइबर प्रोसेस ऑप्शन नंबर सी में क्या होता है, आपका आता है फेरस होता है, जो कि आपका सॉलिड होता है, और नाइट्रोजन प्लस H2 होता है, जो आपका क्या होता है, गैस होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये आपका डिफरेंट फेज आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका हो सकता है, ठीक है। उसके बाद से बात करें हम ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में क्या होता है, इसमें आपको पेल्टेनियम होता है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस में ये आपका सॉलिड होता है, ठीक है। और ये रिएक्ट कब किससे करता है, NH3 अमोनिया प्लस ऑक्सीजन, ये आपका क्या हो गया, गैस हो गई। इसमें आप देख सकते हैं दोनों अलग अलग फेज हैं, तो ये भी आपका हो सकता है। और लास्ट बात करें हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर यूजिंग H प्लस आयन। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर ये आपका क्या है, ये आपका लिक्विड है, ठीक है। H प्लस आयन जैसा कि हमने पहले भी देख रखा था, ये भी आपका लिक्विड फेज ही है, तो ये आपका नहीं हो सकता। तो हम ऑप्शन की बात करें तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, A C D, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 इथेनॉल अंडरगो हेलोफॉर्म रिएक्शन, स्टेटमेंट 2 टू क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हेल-जेलेंस्की रिएक्शन। जैसा कि आपको स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 बताना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट। तो चलिए हम बात करते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होना चाहिए, ए मिथाइल ग्रुप एडजेसेंट टू कार्बोनाइल ग्रुप, ये होना चाहिए। तो चलिए हम पहले देखते हैं इथेनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो CH3CHO ऐसा होता है, ठीक है। इन दिस मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू अल्डिहाइड ग्रुप, तो ये आपका स्टेटमेंट 1 सही है, ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, तो ये आपका स्टेटमेंट 1 सही हो जाएगा, ठीक है। अगर हम स्टेटमेंट 2 की बात करें, टू क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड कैन बी प्रिपेयर बाय हेल्थ रिएक्शन। तो अगर हम HBZ इसे भी बोलते हैं, तो अगर हम HBZ की रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो इसमें क्या होना चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन एडजेसेंट टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम इसका पहले स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है। तो जैसे बात करें इसका है CH2CL CH2COH, तो ये भी इसका जो भी नीड है वो इसका फुलफिल कर रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो हम बात करें अगर, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following reagent can be used for the preparation of tert butyl methyl with Williamson meter? विलियमसन मेथड से रिएक्ट करेगा तो हमें क्या चाहिए, टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन सा होगा। अगर विलियमसन मेथड रिएक्ट अंडर SN2 कंडीशन, जो ये होता है आपको कैसे रिएक्ट करता है, जैसे SN2 होती है रिएक्शन करती है वैसी होती है। तो जैसे आपको पता है SN2 कैसे रिएक्शन गोज फास्टली इन लेस हिंडर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे लेस हिंडर है, तो ये इसे रिएक्ट कर जाएगा। तो ये आपको क्या बना देगा, ये आपको बना देगा कुछ आपका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये और इसका से ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ केएच हेनरी लॉ कांस्टेंट इन के बार फॉर डिफरेंट गैसेज इन वाटर एट 293 केएल आर गिवन बिलो। यहाँ पे आपको हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का केएच का वैल्यू दे रखा है और आपको बताना है कि कौन किसका सोलिबिलिटी हाई है और किसका सोलिबिलिटी लो है। ठीक है, आपका हाईएस्ट सोलिबिलिटी और लोएस्ट सोलिबिलिटी बताना है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता ही है, हेनरी लॉ स्टेटमेंट क्या बोलता है, हेनरी लॉ स्टेट्स, क्या स्टेट्स करता है ये, इसकी बात करें सोलिबिलिटी, सोलिबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड, ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/kh, हेनरी कांस्टेंट का, हेनरी कांस्टेंट का इनवर्सली प्रोसेस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसा कि हम बात करें तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसका होगा, अगर हम हाईएस्ट सोलिबिलिटी की बात करें, हाईएस्ट, तो हाईएस्ट आपका हो जाएगा किसका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये O2 का हो जाएगा। अगर हम लोएस्ट बात करें तो लोएस्ट आपका हो जाएगा किसका, हीलियम का। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, हमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ये जो आपका है, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो उसमें आपको लिंकेज आइसोमर और आयोनाइजेशन आइसोमर का एग्जांपल दे रखा हो। तो चलिए मैं बता दूं आपको, जो आपका CONH3NO2 है और CONH3ONO है, लिंकेज आइसोमर में क्या होता है, जैसे NO2 है, इसमें पहले वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा, मतलब बस एटम इधर से उधर हो जाएंगे, तो इसे हम लिंकेज आइसोमर कहते हैं। तो आपका स्टेटमेंट 1 सही है। ऐसे ही हम बात करें आयोनाइजेशन आइसोमर में क्या होता है कि जो SO4 है ये ब्रैकेट के अंदर है, ये आयोनाइज करने के लिए अगर बाहर आ गया तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, तो ये आपका आयोनाइजेशन आइसोमर का आपका एग्जाम्पल है। तो आपका बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन बेस इज प्रेजेंट ओनली इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए। तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या चीज आरएनए में, नाइट्रोजनस बेस कौन सा आरएनए में होता है और कौन सा डीएनए में होता है। तो चलिए पहले हम आरएनए लिख लेते हैं, आरएनए इससे लिखते हैं और डीएनए इससे लिखते हैं। मैं आपको इसको याद करने का एक टेक्निक बता देता हूँ, जैसे इसे आप याद कर सकते हैं AGCU और इसे आप याद कर सकते हैं AGCT से, ये इसके नाइट्रोजनियस बेस होते हैं। तो चलिए हम बताऊं आपको कि ए मतलब क्या होता है। ए की बात करें तो आपको ए मतलब एडानिन होता है। ठीक है, जी मतलब आपका होता है, जी मतलब होता है गोआनिन, सी मतलब होता है साइटोसिन, यू मतलब होता है यूरासिल। ठीक है, वैसे ही इधर सेम ही होता है, ए मतलब एडानिन, जी मतलब गोआनिन, सी मतलब साइटोसिन और टी मतलब थाइमिन। तो ये आपको पूछ रहा है कि कौन सा आपका डिफरेंट होता है आरएनए में, तो ये आपका कौन सा डिफरेंट है, आपका यूरासिल आरएनए में है जो कि डीएनए में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नार्कोटिक एनालिसिस। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ चैप्टर से ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से आप अगर पढ़े होंगे लाइन बाय लाइन, तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन नार्कोटिक एनालिसिस, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा जो कि मॉर्फिन है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आईयूपीएसी नेम ऑफ, यहाँ पे आपको आईयूपीएसी नेम बताना है। तो चलिए हम पहले नंबरिंग कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट पे क्या है, फर्स्ट पे ब्रोमो, तो फर्स्ट पे ब्रोमो आपको यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। उसके बाद से बात करें सेकंड पे मिथाइल, यहाँ पे सेकंड पे मिथाइल सही है, और यहाँ पे वही बोल रहा है सेकंड और थर्ड दोनों पे मिथाइल, नहीं ये तो आपको गलत है, तो ये आपको गलत हो जाएगा। सेकंड पे मिथाइल, हाँ सेकंड पे मिथाइल दे रखा है। उसके बाद से ब्यूट 1 2 3 4, हाँ ब्यूट 2 इन, 2 पे आपका डबल बॉन्ड है तो इन, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 2NH3 गैस पीटी कैटलिस्ट से रिएक्ट करता है N2 गैस प्लस 3H2, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमें बताना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कैटलिस्ट दे रखा है, कैटलिस्ट जो कि आपका क्या है, प्लेटिनम है, प्लेटिनम ये है। इसमें क्या होता है, द सर्फेस ऑफ कैटलिस्ट बिकम सैचुरेटेड विद द रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। कोई भी रिएक्शन में कैटलिस्ट आके रिएक्ट करने लगता है
तो वो क्या करता है, एक सरफेस का लेयर बना देता है, तो जो भी कंसंट्रेशन है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, मतलब वो उसमें भाग ही नहीं लेता है। तो इसमें क्या होता है, आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपका आता है। जो भी आपका कैटलिस्ट आएगा, अगर यहाँ पे देख रखे हैं कि प्लेटिनम कैटलिस्ट आ गया है, तो इसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट सेकंड। यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करना है, तो चलिए हम मैच करते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है सोन बाय आयोनिक सॉलिड एंड डेंसिटी ऑफ द सॉलिड रिमेन्स द सेम। उसके बाद हम बात करें बी की, सिंपल इंटरेस्टियल डिफेक्ट, ये किस में होता है, सोन बाय नॉन आयोनिक सॉलिड एंड इंक्रीजेस डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। तो आपका बी का क्या हो जाएगा, बी का आपका 4 हो जाएगा। वैसे हम बात करें चाउट की डिफेक्ट, तो ये किसका होता है, सोन बाय आयोनिक सॉलिड एंड डिक्रीज डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। उसके बाद लास्ट है सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट, ये आपका हो जाएगा सोन बाय नॉन आयोनिक सॉलिड एंड डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डिक्रीज। अगर हम ऑप्शन की बात करें क्वेश्चन नंबर 18 का, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दे रखा है, ठीक है, ये किस आपको रिएजेंट को यूज करके बना है, ये आपको बताना है। तो जैसा कि आपको देख सकते हैं, इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ एलेलिक अल्कोहल, जो अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और आपको क्या बन रहा है, यहाँ पे आपको अल्डिहाइड बन रहा है, अल्डिहाइड यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो वी नीड रिएजेंट, ऐसा हमको एक रिएजेंट की जरूरत है जो कि सिलेक्टिवली ऑक्सीडाइज हो और जो डबल बॉन्ड है उसको अफेक्ट भी ना करे। तो ऐसा कौन है, तो वो ऐसा आपका जो रिएजेंट है वो पीसीसी है, जिसे हम पाइरिडेनियम क्लोरो में कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, द कंपाउंड विद द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग द फ्लोइंग। यहाँ पे आपको बताना है कि किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। तो चलिए पहले हम फैक्टर देख लेते हैं, किस किस फैक्टर पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स दैट अफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये हमें फैक्टर देखना है। तो फर्स्ट फैक्टर की बात करें, फर्स्ट फैक्टर की बात करें मोलिकुलर वेट पे, अगर आपका मोलिकुलर वेट ये आपका अगर इंक्रीज करता है, ठीक है, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ये भी आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। सेकंड फैक्टर की बात करें, अगर आपका ब्रांचिंग आपका इंक्रीज करता है, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट ये आपका क्या होगा, ये आपका डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ थर्ड फैक्टर है जो कि एक हाइलोजन है, ठीक है, हाइलोजन आपका बड़ा रहेगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं, ब्रांचिंग की बात करें तो इसमें ब्रांचिंग है जिससे तो आपका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, इसमें भी ब्रांचिंग है तो ये भी बॉइलिंग पॉइंट कम कर देगा। अब उसके बाद से बात करें मोलिकुलर वेट की, तो मोलिकुलर वेट तो इसमें भी ये है, ये है, ये है, ये है, ये भी, तो इसमें भी सेम ही है, ठीक है। उसके बाद से बात करें हेलोजन की, तो हेलोजन इसमें ब्रोमीन है और इसमें तो बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। यूजिंग द गिवन डाटा द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट बताना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं के प्लस किस में हो रहा है, के में जा रहा है, मतलब आपको क्या हो रहा है, जो प्लस वन ऑक्सीडेशन है वो जीरो हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे भी रिडक्शन हो रहा है। तो चलिए हम इसका क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें क्या होगा ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले सबसे कम रिड्यूसिंग एजेंट किसका होगा, पीबी का होगा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद से एल्युमिनियम का होगा उससे ज्यादा, उसके बाद से किसका होगा, सोडियम का होगा उससे ज्यादा, उसके बाद से पोटेशियम। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ऑल द ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फ्रॉम मेटल ऑक्साइड विच आर आयोनिक। ये तो आपका स्टेटमेंट 1 सही है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 की बात करें, मैग्नीज एग्जिबिट ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेप फ्रॉम 2 to 6। मैग्नीज तो +7 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो चलिए हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ये तो आपका गलत है। बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, ये भी गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। Which of the following amines cannot be prepared by Gabriel Thalhamite synthesis? कौन सा नहीं हो सकता गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से, तो आपका एनिलीन नहीं होगा क्योंकि ये इसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। द मोलरिटी ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ NOH इन 500 ml सोल्यूशन इज। यहाँ पे आपको मोलरिटी फाइंड करना है। चलिए मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी की बात करें तो
मास मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। ये हमें देखना है। तो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें यहाँ पे दे रखा है 500 ml, जिससे हम क्या लिख सकते हैं 0.5 लीटर, इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें मोल्स ऑफ सोल्यूट को फाइंड करना है, तो चलिए मोल्स ऑफ सोल्यूट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम मोलर मास ऑफ NaOH निकाल लेते हैं, मोलर मास ऑफ NaOH, ऑफ NaOH। तो मोलर मास कितना हो जाएगा, सोडियम का 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका 40 आ जाएगा। चलिए अब हम मोल्स कैलकुलेट करते हैं। मोल्स हो जाएगा आपको कितना दे रखा है 10 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट 40, तो ये आपका आ जाएगा कितना 0.25 मोल, ठीक है। अब आप इस मोलरिटी वाले फॉर्मूले में फिल कर दें 0.25 बाई 0.5 लीटर, इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 5 इंटू 10⁻⁻1 मोलर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। द कलरलेस ट्रांजिशन मेटल आयन अमंग द फ्लोइंग है, ये आपको क्वेश्चन आया है जो कि आपका डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक से है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़े होंगे तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, क्योंकि ये रिमेंबर बेस्ड है। तो चलिए हम बात करते हैं कि कलर ट्रांजिशन मेटल कौन शो करता है। तो ऑप्शन 1 है टाइटेनियम +3, तो ये आपका शो नहीं करता। उसके बाद से बात करें हम मैग्नीशियम +3, ये भी आपका शो नहीं करता। जिंक +2 ये शो करता है। स्कैंडियम ये भी शो करता है। टाइटेनियम +4 ये भी शो करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी, आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है, वो भी बेसिसिटी का। तो हम अगर देखें तो किसका होगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये करेक्ट ऑर्डर है बेसिसिटी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। मैच लिस्ट विथ लिस्ट 1, यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करना है। ये आपका पॉलीमर चैप्टर है, जो पॉलीमर, वहां से आपको क्वेश्चन आया है। अगर आप इसे लाइन बाय लाइन पढ़े होंगे तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। नाइलॉन 6 की बात करें तो नाइलॉन 6 किससे मैच होगा, ये आपको कैप्रोलेक्टम से मैच होगा। उसके बाद से बात करें बी में नियोप्रीन, ये किससे मैच होगा, ये मैच करेगा 2-chloro-1 ब्यूटाडाइन से। उसके बाद से बात करें ब्यूना एन, ये किससे मैच करेगा, ये मैच करेगा 1,3-ब्यूटाडाइन एक्रोनाइट्रोलाइल से। उसके बाद लास्ट है डेक्रोन, ये किससे मैच करेगा, ये मैच करेगा इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेट्राफिलिक एसिड से। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। द रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड इन द ब्लास्ट फर्नेस टू रिड्यूस FeTO3 टू Fe, जब हम ब्लास्ट फर्नेस में FeTO3 को Fe कन्वर्ट करने में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, तो ये आपका मेटलर्जी, मेटलर्जी चैप्टर से आया रखा होगा। अगर आप इसे पढ़े होंगे तो आप इस क्वेश्चन का जरूर आंसर दे सकते हैं। तो इसके लिए कन्वर्ट करने के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट का हम यूज करते हैं वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इसी के साथ हमने एनसीटी 2024 का केमिस्ट्री का पूरा पीआई को डिस्कस कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।